मीर तकी मीर, ये सिर्फ एक शायर का नाम नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरे ढहते हुए साम्राज्य के दर्द का दस्तावेज है। उन्हें यूं ही खुदाए सुखन यानी शायरी का खुदा नहीं कहा जाता। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे मीर की शायरी उस दौर की पीड़ा की, उस दर्द की एक पूरी की पूरी वास्तुकला बन गई। जरा इस शेर के वजन को, इसकी गहराई को महसूस कीजिए। मीर साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ एक शायर मत समझो, मेरी पहचान इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। उनका जो दीवान है, उनकी शायरी का जो कलेक्शन है, वो सिर्फ अल्फाज का ढेर नहीं है, बल्कि ये तो अनगिनत दर्द और गम को इकट्ठा करके जमा करके तैयार की गई एक कलाकृति है। मतलब वो अपनी कला को सीधे अपनी पीड़ा से जोड़ रहे हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक इंसान का, उसका अपना निजी दुख एक मरते हुए साम्राज्य की सबसे बड़ी आवाज बन गया। हम एक ऐसे ही सफर पर निकलेंगे जो एक शायर के अंदरूनी दुनिया को बाहर मचे ऐतिहासिक कोहराम से जोड़ेगा। कैसे कैसे मीर का दिल दिल्ली का आईना बन गया, आइए जानते हैं। देखिए, मीर सिर्फ एक शायर नहीं थे जो कहीं दूर बैठकर लिख रहे थे। नहीं, वो इन विनाशकारी घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जिन्होंने दिल्ली को तबाह कर दिया और मीर की शायरी को हमेशा के लिए एक शक्ल दे दी। सोचिए, पहले नादिर शाह का हमला, फिर अहमद शाह अब्दाली की बार बार की लूट। उन्होंने अपनी आंखों से एक जीती जागती राजधानी को लुटते और उजड़ते हुए देखा था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े कहराम और इतने गहरे दर्द को अल्फाज में ढाला कैसे जाए। इसी का राज है सहल ए मुमतने। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है वो सादगी जो देखने में तो बहुत आसान लगे, पर जिसकी नकल करना, जिसे दोहराना लगभग नामुमकिन हो। मीर की असली प्रतिभा, उनका जीनियस इसी में था। उन्होंने दिल्ली और आगरा की रोजमर्रा की आम बोलचाल की जबान उठाई और उससे एक ऐसा शक्तिशाली और सुंदर साहित्यिक हथियार बना दिया जो सीधा हर दिल में उतर सके। मीर के लिए उनका दिल मानो उनके तबाह हो चुके शहर दिल्ली का ही एक छोटा रूप था, एक उजड़ा हुआ किला। उनका जो गम था, जो दुख था, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था। शहर आशोब जैसी विधा में तो वो पूरी दिल्ली का विलाप बन गया, एक तरह से शहर का मरसिया। फिर बात आती है इश्क की। उनका इश्क भी एक आयामी नहीं था। वो दुनियावी प्रेम यानी इश्क मजाजी से लेकर ईश्वरीय प्रेम, इश्क हकीकी तक का एक पूरा सफ़र था। और आप उनकी शायरी में देखेंगे हर चीज़ कितनी नाजुक है, एक बुलबुले की तरह जो उस टूटी फूटी व्यवस्था को दिखाती है जिसमें वो सांस ले रहे थे। अब देखिए, जब मीर टूट चुकी दिल्ली को छोड़कर लखनऊ पहुंचे, तो ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था। ये दो दुनियाओं का, दो संस्कृतियों का टकराव था। एक तरफ थी मीर की दिल्ली, जहां कला दर्द से, सादगी से और ईमानदारी से पैदा होती थी, और दूसरी तरफ था लखनऊ का वो भव्य शानदार दरबार, जहां बाहरी नफासत, जबान की कारीगरी और नज़ाकत ही सब कुछ थी। इस नई दुनिया में मीर हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही बने रहे। अक्सर लोग मीर को सिर्फ गजलों का उस्ताद समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। उनका साहित्यिक योगदान बहुत बहुत विशाल था। उनकी कुलियात मीर ने तो क्लासिकल उर्दू गजल की नींव ही रख दी। नुकात उस शोरा के जरिए वो उर्दू के पहले क्रिटिक यानी अग्रणी आलोचक बने। और तो और जिक्र मीर लिखकर उन्होंने किसी उर्दू शायर द्वारा पहली आत्मकथा लिखने की परंपरा शुरू की। मतलब हर विधा में वो एक पायनियर थे। और मीर की महानता का सबसे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वो सबूत खुद मिर्जा गालिब ने दिया। उन्होंने कहा, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। सोचिए जरा, उर्दू शायरी का दूसरा सबसे बड़ा नाम गालिब खुद ये मान रहे हैं कि उनसे भी पहले शायरी के उस सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि मीर साहब ही विराजमान थे। ये शेर मीर की बादशाहत पर हमेशा के लिए मोहर लगा देता है। मीर ने तो 18वीं सदी के पतन और उथल पुथल को अपनी शायरी में कैद कर लिया था। लेकिन आज के इस दौर में जब दुनिया अपनी तरह की चिंताओं और अनिश्चितताओं से गुजर रही है, तो एक सवाल जहन में आता है, क्या मीर की वो पीड़ा की वास्तुकला, उनका दुख, क्या वो आज भी हमें कोई पनाह, कोई सुकून, कोई समझ दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को उनकी शायरी की गहराइयों में ही खोजना होगा।